कि सैटर्न का रिंग आखिर गायब क्यों हो रहा है। इवन नासा के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक ये ऐसे से कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड नासा ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि सैटर्न का रिंग हम पृथ्वीवासियों के लिए पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगा। मतलब वो रिंग जो सैटर्न की करोड़ों सालों से एक पहचान बनकर रही है, जिसे एक चीट कोड की तरह यूज करके एक केजी तक का बच्चा उस सैटर्न को इजीली पहचान सकता था, वो रिंग ही अब गायब हो रहा है। पर आखिर कैसे? आखिर वहाँ पर ऐसी कौन सी गतिविधियां हो रही हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए? या फिर सैटर्न के जिन 2 मून्स पर एलियन की पॉसिबिलिटी है, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है? वेल, इनके इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ना नासा द्वारा कैप्चर किए गए इन 3 इमेजेस पर नजर डालो, जिसको इन्होंने अलग अलग सालों में खींचा था। जिसकी पहली वाली इमेज में आप ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सैटर्न के रिंग में होल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर लगभग 25 ईयर के लंबे टाइम गैप के बाद 2004 की इस इमेज में वो होल एकदम गायब से हो गए हैं। एंड देन सडनली अगले 5 सालों के बाद वो होल अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। अब सैटर्न रिंग्स के इन सब फुटेज को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है, तो उसके रिंग्स के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। तो दरअसल नासा के एक स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट 2018 में खुद इस बात को रिवील करते हैं कि नासा की टीम ये बात स्टार्टिंग से जानती थी कि सैटर्न के रिंग गायब हो रहे हैं, क्योंकि वाइजर 1 एंड वाइजर 2 के लगातार 3 दशकों तक स्टडी करने के बाद भी उस इवेंट की एस्टिमेटेड डेडलाइन करीब 300 मिलियन ईयर बताई गई थी। बट जब नासा ने जुपिटर एंड सैटर्न को सेपरेटली स्टडी करने के लिए उसने एक नए डेडिकेटेड मिशन को प्लान किया, जिसको नाम दिया कैसिनी। एंड यही वो मिशन था जिसने सैटर्न के रिंग्स को लेकर एक अलार्म रेस किया। दरअसल उस मिशन से मिले डाटा ने बताया कि सैटर्न की रिंग्स पर जो होल बन रहे हैं वो एक ऐसे अनोखे फिनोमिनान के कारण हो रहे हैं जो अगले 300 मिलियन सालों में नहीं बल्कि 3 गुना जल्दी, मतलब अगले सिर्फ 100 मिलियन सालों में ही वो सैटर्न के सभी रिंग्स को निगल लेगा। तो फिर नासा ऐसा क्यों कह रहा है कि मार्च 2025 तक सैटर्न का रिंग हमें दिखाई ही नहीं देगा? तो इस बात को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब 2004 में ये नया वाला स्पेस मिशन जब लॉन्च हुआ और जब वो सैटर्न तक पहुंचा, तब नासा ने ये ऑब्जर्व किया कि सैटर्न के रिंग्स मेजरली वाटर एंड आइस स्टोन से बने हुए हैं, जो कि हो सकता है कि मे भी आपको ये बात पता हो। लेकिन उन्होंने इसके बाद ये डिस्कवर किया कि उस सैटर्न का रिंग जो बर्फीले पानी से बना हुआ है वो तेजी से बारिश के रूप में सैटर्न पर ही बरस रहा है। और ये बारिश इतना तेज है कि उसके हर छोटे एरिया में हाफ आवर में लिटरली एक ओलंपिक साइज जितना भर जाता है। और वहाँ अर्थ की तरह कोई वाटर साइकिल सिस्टम है ही नहीं। मतलब वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि बरसा हुआ पानी वापस से इवेपोरेट होकर उस पर वापस बरस रहा है, जस्ट लाइक वाटर साइकिल ऑन अ अर्थ, राइट? बल्कि उसके रिंग्स मेल्ट होकर उस पर बरस रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि सैटर्न रिंग्स के उस आइस मेल्टिंग के पीछे खुद सैटर्न ही रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि जब सन की यूवी रेज सैटर्न के रिंग्स में मौजूद आइस स्टोन पर पड़ती है, तब वो आइस या वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा H+ आयन को लेकर खुद को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नॉर्मली ये छोटे छोटे H+ आयन आउटर स्पेस में कहीं भी डिस्पर्स हो सकते थे, बट जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, और बस इसी वजह से हाइड्रोनियम आयन सैटर्न की मैसिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो बाद में H+ आयन को बाहर निकाल देते हैं और सैटर्न पर पानी बनकर बरसने लगते हैं। और एक डिटेल स्टडी कहती है कि एक नेवर एंडिंग फिनोमिना है, और इसीलिए इसके चलते हर गुजरते सेकंड के साथ सैटर्न के सभी रिंग्स के पार्ट एक एक करके गायब हो रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो होल्स अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब होकर और वापस आकर फिर से गायब हो जा रहे हैं, आखिर वो क्या चीज है? तो जब नासा के लेटेस्ट सैटर्न एक्सप्लोरर सैटर्न रिंग्स के एकदम करीब जाकर उसे स्टडी कर रहा था, तब नासा के साइंटिस्ट उस रिंग्स पर मौजूद उन होल्स में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न नोटिस किया। मतलब उन्होंने ये देखा कि ये वियर्ड से पैटर्न तभी नजर आते हैं जब सैटर्न पर दिन और रात दोनों का ड्यूरेशन एकदम सेम होता है, जैसा कि अर्थ पर भी होता है, बट साल में 2 बार।
पहला 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। बट सैटर्न के बड़े ऑर्बिट की वजह से ये इक्विनॉक्स हर 15 साल में वहां पर एक बार होता है और वो एक दिन की जगह महीनों तक चलता है। तो अब आप खुद ही सोचो कि मतलब जब इक्विनॉक्स के दौरान सैटर्न का इक्वेटर एंड उसके रिंग्स सन के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे सैटर्न के बाहर वाले रिंग्स पर सनलाइट पड़ती है, तो फिर ये रिंग्स के अंदर मौजूद बर्फ पिघलकर होल क्यों बना रहे हैं? जिसका मतलब डेफिनेटली सैटर्न के रिंग्स के साथ कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है जो शायद अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। बट यहाँ पर कुछ फिजिसिस्ट का मानना ये है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इन इक्विनॉक्स के दौरान सैटर्न के रिंग्स में फ्लोट करते आयोन्स उस फ्लैट रिंग्स में डिसॉल्व होने के बजाय खुद को खड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिससे उनके नीचे होल टाइप दिखने लगता है। सो ऑल इन ऑल अगर इन साइंटिस्टों का एक्सप्लेनेशन सही है तो शायद से उन होल्स में मौजूद आइस स्टोन पूरी तरीके से सैटर्न पर बरस नहीं चुके हैं, बल्कि सैटर्न के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होकर उसके कुछ पार्ट्स ऊपर नीचे फ्लोट करते रहते हैं। बट इस केस के अंदर नासा ऐसा क्यों कह रहा है कि ये रिंग्स मार्च 2025 तक हमारे लिए पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगा? तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि कोई भी कैलकुलेशन ये प्रूफ नहीं कर पा रही है ये रिंग्स इतने जल्दी डिस्ट्रॉय क्यों हो जा रहे हैं। कोई बोल रहा है 300 मिलियन साल, कोई बोल रहा है 100 मिलियन साल, तो कोई कह रहा है कि वो रिंग्स की चीजें कहीं नहीं जा रही बल्कि वो वहीं ऊपर नीचे फ्लोट कर रही हैं। तो आखिर इन सभी बातों में सच क्या है और झूठ क्या है? तो इसको समझने से पहले ये देखो, नासा एक फिक्स टाइम मार्च 2025 कह रहा है, मतलब उस एक फिक्स टाइम पीरियड में सैटर्न के रिंग्स के साथ कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे वो हम पृथ्वी वासियों को ये रिंग्स दिखाई ही नहीं देगा। और इसका रीजन ये है ना कि मार्च 2025 में सैटर्न का इक्वेटर अर्थ और सन के साथ एकदम अलाइन होने वाले हैं और इसका मतलब उस टाइम पीरियड में सैटर्न हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है कि जैसा कि हम किसी चपटे पेपर को साइड से देख रहे हो। मतलब अगर आप किसी चपटे पेपर को साइड से देखोगे तो वो भी एकदम दूर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट? मतलब वो आपके लिए ऑप्टिकली गायब हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही सीन सैटर्न के साथ भी हो रहा है क्योंकि सैटर्न लिटरली हमसे इतना दूर है कि किसी इंसान के वहां तक पहुंचने से पहले दूसरा इंसान 18 बार चांद को छूकर वापस आ जाएगा। और सेम इसी फिनोमिना के कारण नासा ने ऐसा कहा कि मार्च 2025 तक ये सैटर्न का रिंग्स हमें दिखना बंद हो जाएगा। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि करीब 100 मिलियन सालों में ये रिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और रियल में गायब हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सैटर्न के 2 मून्स पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी है, पर आखिर कैसे? साइंटिस्टों को एक ऐसा स्पेशल कंपाउंड मिला है जो सेल मेम्ब्रेन से मिलते जुलते स्ट्रक्चर को क्रिएट करके वहां पर लाइफ की शुरुआत करता है। और अर्थ पर भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन था आज के 3 से 4 बिलियन साल पहले, जहां पर सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था जिससे उसी ने आगे चलकर सेल मेम्ब्रेन के स्टार्टिंग लाइफ के स्ट्रक्चर बनाए थे। और यही वो टाइम फेज था जिसके बाद से कॉम्प्लेक्स लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन के बिना एक सेल कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल की वो दीवार होती है जो सेल के अंदर एलिमेंट को इस तरीके से पैक्ड रखती है ताकि उसके अंदर रिएक्शन हो सके और लाइफ को फॉर्म होने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिल सके। तो अब उस सैटर्न के मून्स के केस में वहां पर साइंटिस्टों को कार्बन और नाइट्रोजन से बने कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिससे नासा का ये कहना है कि ये जो कंपाउंड मिले हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करते हैं जिनसे पहले सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और जैसे उस मॉलिक्यूल को प्रोसेस करने के लिए एज अ सॉल्वेंट H2O की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही इन्हें मीथेन और इथेन की जरूरत पड़ती है, जिनकी सैटर्न के इन मून पर तो लिटरली नदियां सी बहती हैं। तो देखो अभी करंटली तो नहीं, बट फ्यूचर में टाइटन और एनसेलेडस पर एक नए टाइप की एलियन सिविलाइजेशन ग्रो हो सकती है। मतलब ग्राउंड तो एकदम कंप्लीट नजर आ रहा है। तो बस इन्हें जरूरत है सिर्फ इनफ टाइम की और साइंटिस्टों की ये थियरी सच साबित होने की। और अब तो हम केवल वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि नासा अपनी ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत 2027 में टाइटन की सरफेस और उसके एनवायरनमेंट को डिटेल रिसर्च करने वाला है, जिससे हमें टाइटन के और भी कई सारे मिस्ट्रीज का पता चल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।